One thing I feel that you should be aware of, that the Bernoulli equation when written in terms of pressure, right? What does it mean by when the Bernoulli equation written in terms of pressure? Actually, uh, in the left hand side there are three terms, right? All the three terms are having the unit of pressure. This is the one of the reason actually for for saying this way, that the Bernoulli principle, the Bernoulli equation in terms of pressure. And the second reason is that we can say that this P plus rho g h is the static pressure. Static pressure means when the fluid is on the rest. Suppose I have a container. In that container I have a fluid having density rho. So with this configuration, with this system I have, and the pressure at height h, at height h will be rho g h plus p. So this is called static pressure, and this is the pressure due to the velocity of the due to the movement of the movement of the fluid. When the fluid is moving, this is the pressure coming due to the virtue of that movement. Virtue means उसके चलने के कारण, उसके मूव होने के कारण जो प्रेशर आएगा वो ये है. एंड दिस इज द प्रेशर व्हेन इट वाज on the rest. So the contribution from both side it is coming, static and dynamic. So this pressure is constant, total pressure is constant, dynamic plus static pressure is constant. This is the another way to state the Bernoulli theorem, because in the exam maybe he can ask that write down the Bernoulli theorem in terms of pressure. So you should be you should be careful about the question it is asked, right? In terms of pressure जब बोला है तो इस terms में लिखना होगा, ठीक है. So today we will see the Poiseuille equation. The pronunciation of this engineer, this scientist and engineer is this. स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसी है. कैसी है? पोइजी. ChatGPT से पूछा मैंने इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन होगी, तो उसने ये बोला, ठीक है. तो ये रही प्रोनाउंसिएशन की बात. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन बता क्या रही है. जैसे कि ये जो बुक में हेडिंग लिख रखी है वो खुद ये चीज़ क्लियर कर देती है कि ये इक्वेशन किस चीज़ के बारे में है और ये इक्वेशन क्या बताएगी. दिस इज़ इक्वेशन फॉर लिक्विड फ्लो थ्रू अ नैरो ट्यूब, ठीक है. और इसको मैं और क्लियरली बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में ही मैं पहले एक मोटिवेशन रखना चाहूँगा कि ये पूरा जो हम पढ़ने वाले हैं या डिराइव करने वाले हैं वो किस चीज़ के बारे में है और क्या बताएगी. वी हैव ए नैरो ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल नैरो ट्यूब, जिसमें से एक लिक्विड और फ्लूइड फ्लो कर रहा है. ये फ्लो कर रहा है इसके अंदर से. तो वी वांट टू नो कि ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें उसका जो कितना अमाउंट को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे वॉल्यूम से. वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड, ठीक है. रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड कितना है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. ये जो पूरा डेरिवेशन है वो डेरिवेशन बताएगा कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो थ्रू दिस ट्यूब. रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पर सेकेंड कितना फ्लूइड इससे बाहर निकल रहा है, और कितना फ्लूइड को कैसे नापेंगे हम, क्योंकि अगर फ्लूइड बाहर आ रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी. क्या हम उसका मास नाप रहे हैं, क्या हम उसका वॉल्यूम नाप रहे हैं, है ना. तो हम इसका यहाँ पे वॉल्यूम नाप रहे हैं. इसका जो उसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर रहे हैं इस पूरे डेरिवेशन में. तो ये ऐसे होगा कि क्यू इक्वल टू सपोज कर ले 700
लीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ क्या मतलब नंबर में, ऐसे एग्जांपल के लिए एक इंट्यूशन के लिए तेरे को बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा डेरिवेशन क्या बोलना चाह रहा है। ये जो डेरिवेशन है वो एक फार्मूला देगा क्यू का, जो बताएगा ये फार्मूला होगा कुछ किसी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा, तो वो बताएगा कि कितना लीटर पानी पर सेकेंड इसमें से निकलेगा। इंटरेस्टिंग है ना, पहली बात। और एक और चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, लाइन एलिमेंट होता है, तो उसमें से जब ये स्टेडी फ्लो होता है, तो स्टेडी फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है बताया था ना, पैराबोलिक होता है। ऐसे डायग्राम बने थे ना पैराबोलिक, तो इसको भी हम डिराइव करेंगे यहाँ पर। ये दो चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या है? पहला अजम्पशन ये है कि द लिक्विड फ्लो इज स्टडी लिक्विड फ्लो है, मीनिंग हर एक जो सिलेंड्रिकल कोएक्सियल सिलेंडर होगा उस कोएक्सियल सिलेंडर के हर एक पॉइंट पर स्पीड सेम होगी। ठीक है, ऐसे कोएक्सियल सिलेंडर की स्पीड सेम होगी, इसको स्टडी फ्लो बोलते हैं, है ना। और स्टडी फ्लो को ऐसे भी समझ सकता है कि जो विस्कस फोर्स होता है ना, जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है दो लेयर्स के बीच में या दो सिलेंडर्स के बीच में, सिलेंड्रिकल लेयर बोल सकता है। तो अगर लिक्विड एक ट्यूब में फ्लो कर रहा है तो सिलेंड्रिकल लेयर्स, और अगर एक जस्ट पैन में, एक वाटर पैन में अगर लिक्विड भरा हुआ है तो लेयर्स की बात करेंगे। तो जो विस्कस फोर्स होता है वो फोर्स प्रेशर के कारण जो फोर्स लगता है वो फोर्स बैलेंस होता है, बैलेंस हो जाते हैं। विस्कस फोर्स इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, ये जब दो फोर्स इक्वल होते हैं तब जाके स्टडी फ्लो में निकल के आता है। तो ये एक अलग तरीका हो गया स्टडी फ्लो का समझने का। स्टडी का मतलब ही वो समझ में आ रहा है ना कि एकदम यहाँ पे चीज़ें बैलेंस्ड हैं। दूसरा अजम्पशन क्या है? ये अजम्पशन तेरे को याद करने की ज़रूरत है नहीं, बट अगर तेरे को समझ में आ गया कि हम कैसे लिक्विड की बात करें तो ऑटोमेटिकली तेरे को याद रह जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा अजम्पशन, इम्पोर्टेंट अजम्पशन ये है कि मान ले ये एक बड़ा ट्यूब है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, हालांकि ट्यूब नैरो है बट मैं इसको यहाँ पर जूम करके समझा रहा हूँ। तो अब क्या है कि मान ले मैंने एक छोटा सा इसके अंदर एक इमेजिनरी ट्यूब जूम किया, तो इस पूरे ट्यूब में जो प्रेशर होगा ना, और इसको मान ले एक्स एक्सिस ऊपर को, तो ये जो पूरा ट्यूब है, चाहे तो ये वाला ट्यूब, इस वाले ट्यूब की एरिया की बात कर, चाहे तो बड़े वाले ट्यूब की एरिया की बात कर, हर एक ट्यूब, तो कितने भी ट्यूब बना ले इसके अंदर, 100 बना ले, 1000 बना ले, कितने भी ट्यूब बना ले, हर एक ट्यूब के जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे प्रेशर फिक्स रहेगा। प्रेशर इज फिक्स्ड, मीनिंग ये ट्यूब हमने बना रखी है ना, तो ये एक्स एक्सिस है, तो यानी कि जो प्रेशर है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, पी ऑफ एक्स इज कांस्टेंट हुआ। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर जंक्शन है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई तेरे को। वो यहाँ पे लिख रहा गया कि सिंस देयर इज नो रेडियल फ्लो, और रीजन क्या है प्रेशर को कांस्टेंट का, वर्षन बता रखा है कि रेडियल डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में कोई भी फ्लो नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, राइट, फाइन। और उसको पी कांस्टेंट जो है उसको पी बोला गया है। और तीसरा जो है वो जो लिक्विड कांटेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिलेंड्रिकल सेल बनाएंगे हम, ऐसे सिलेंड्रिकल सेल बहुत सारे बनाएंगे, तो जो एकदम टच कर रहा होगा सिलेंड्रिकल सेल सबसे बड़ा वाला, वो टच करने वाला जो सिलेंड्रिकल सेल होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ये 3 अजम्पशंस हैं। आई थिंक इट इज़ नॉट स्टेशनरी, राइट, इट इज़ जो ये लिख रखा है, मीनिंग स्टेशनरी का मतलब वो 0 होगा, 0 वेलोसिटी। अब अगर ये 3 अजम्पशंस हैं, उसके बाद हम यहाँ पर पूरा डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फाइन, ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। तो जो नैरो ट्यूब है उसको हम पहले बनाते हैं।
ठीक है, ट्यूब बन गई और इसकी एक्सिस बनाते हैं। ठीक, नाउ और हम ये जो डायरेक्शन है इसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, रिमेंबर एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। अब हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जब फ्लूइड एक सिलेंड्रिकल ट्यूब से फ्लो करता है तो वहाँ पर जो एलिमेंट्स जो लेयर्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल लेयर्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अज्यूम करेंगे कि सपोज कर लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हम एक, यहाँ से नीचे भी एक्स डिस्टेंस पर एक इमेजिनरी ट्यूब अज्यूम करेंगे, जो कि जिसको हम उस दिन क्या बोले थे, एक लेयर, सिलेंड्रिकल लेयर बोल रहे थे ना, लाइक दिस। फाइन, ये बनाया हमने सिलेंड्रिकल एक्स डिस्टेंस पर ये, एक्स डिस्टेंस पर ये। और अगर तुझे याद हो कि न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो, जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, दो लेयर्स के बीच में लगने वाला विस्कस फोर्स, दैट इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ए टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, ये फोर्स होता है। अब हमें सबसे पहले ये जो राइट हैंड साइड है वो लिखना है, वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखना है। इस डायग्राम में ये राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट अ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा flowing through a narrow tube। लिखना पड़ेगा एग्जाम में, डेरिवेशन आएगा तो। flowing through a narrow tube। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बताऊँ, हॉरिजेंटल ट्यूब। नैरो हॉरिजेंटल ट्यूब ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। ये तीन चार जो पैरामीटर्स हैं, एक तो ये विस्कोसिटी, एक रेडियस, एक लेंथ, ये हाईलाइट करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वी हैव अज्यूम्ड इमेजिनरी ट्यूब हैविंग रेडियस x, ये x रेडियस है इसकी, और इसकी लेंथ तो सेम ही होगी जो कि l है, बड़े वाले की भी छोटे वाले की भी। और हमने एक और चीज़ और पढ़ी थी कि जब सिलेंड्रिकल ट्यूब से वो फ्लूइड फ्लो करता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर होती है, और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी कम होती है, जो ये ऐसा प्लॉट आया था। और इसको प्रूव करेंगे कि हम पैराबोला भी होता है करके। ओके, अब देख हमें क्या चाहिए, हमें ये फोर्स चाहिए, दो जो लेयर्स हैं, दो लेयर्स के बीच में हमें फोर्स चाहिए, है ना। क्योंकि ये हमने जो ये विस्कस फोर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ रखी थी, विस्कस फोर्स जो हमने डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने क्या बोला था कि जब दो यहाँ पे लेयर होंगी, उन दो लेयर के बीच में हमें फोर्स, सिलेंड्रिकल लेयर्स या सेल्स बोल लेते हैं उन्हें, उन दो सेल्स के बीच में हमें फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। तो ऑफ कोर्स अगर हमें दो सेल्स के बीच में फोर्स चाहिए तो हमें एक दूसरा सेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ही सेल बनाया अंदर, दो बहुत नेबरिंग सेल, बहुत नज़दीक वाले सेल बनाने पड़ेंगे ना हमें। तो हम एक इससे थोड़ा सा इन्फाइनेटेसिमली बड़ा रेडियस का एक सेल बनाएंगे, x प्लस डी एक्स।
सिमिलरली यहाँ मतलब यहाँ को भी वो एक्स प्लस डी एक्स दिखेगा, ऐसे एक्स प्लस डी एक्स। तो जब हम इस रेडियस का एक छोटा सा सेल बनाएंगे, ये दूर दूर दिखाने के लिए बना रहा हूँ, बट ये इतने पास हैं कि टच कर रहे हैं। जब टच करेंगे तभी तो उनके बीच में विस्कस फोर्स लगेगा, है ना। तो ये हमने बना दी सेल्स। थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया। ठीक है, ऐसे बना दी हमने सेल। अब हमारे पास दो सेल आ गए, सेल वाले सेल नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये वाले सेल नहीं है, स्पेलिंग ये है सेल की, नोट दिस। दो सिलेंड्रिकल सेल हैं, ठीक है। और ये डी वी बाई डी एक्स क्या था? डी वी बाई डी एक्स था वेलोसिटी का ग्रेडियंट। कैसे कैसे इस डायरेक्शन में जाने पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, डी वी बाई डी एक्स था, ठीक है। ये हमें पता है नहीं, इसको ऐसे रखेंगे। और जो तुम्हारा ये एरिया है, एरिया को हम लिख सकते हैं ईटा को देख, हमें ये पैरामीटर पहले से पता हुआ है, ये पहले से पता हुआ है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया को हम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये आर और एल के टर्म्स में एरिया लिखना पड़ेगा। और डी वी बाई डी एक्स में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें वेलोसिटी भी नहीं पता, यही हमें निकालना पड़ेगा। तो देख ये जो और मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था कि जो ये फॉर्मूला जब तू यूज़ कर रहा होगा, इसलिए मैंने तेरे को बोला कि वो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये पहले के दो लेक्चर्स। ये जो एरिया है, एरिया क्या है, इनके जो कॉन्टैक्ट का एरिया होगा, ये दोनों सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा वो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो कौन सा एरिया इनके बीच में कॉन्टैक्ट में है, ऐसे समझ। हाँ, तो जो एरिया की बात हो रही थी, वो एरिया कौन सा वाला एरिया का, जो एरिया कॉन्टैक्ट वाला एरिया है ना, जो आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सरफेस एरिया ही होगा, क्योंकि सरफेस ही तो कांटेक्ट में है ना इनकी। ये जो ये वाला एरिया होगा सरफेस का, ये तो सरफेस एरिया इनका कांटेक्ट में है, ठीक है। तो वो कितना होता है एक सिलेंडर का सरफेस एरिया? ए इज इक्वल टू टू पाई आर एल ही तो होता है ना। आर यहाँ पर क्या है, एक्स, और एल क्या है यहाँ पर, एल। ये जो पूरी लेंथ थी वो एल है ना, ये एल है, तो 2πxl आ गया। तो अब तू इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर पुट करेगा, तो ये क्या आएगा, 2πxl दिस थिंग। तो ये फोर्स निकल गया हमारा, ये 2π ईटा xl dv बाई dx, इक्वेशन नंबर 1 ये निकल के आ गई। नाउ वन थिंग, यहाँ पे तेरे को थोड़ा विजुअली समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कौन सा फोर्स है। ये जो फोर्स है, अगर लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, ध्यान रखना ये लिक्विड के फ्लो की डायरेक्शन राइट हैंड साइड को है, तो ये जो फोर्स है वो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स है ये ऑपोजिट लग रहा है, ऐसे लग रहा है फोर्स, ठीक है। लेकिन फ्लूइड तो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब कोई फोर्स तो होगा जो यहाँ को इसको पुल कर रहा होगा, ठीक है। वो फोर्स है प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो अब यहाँ पर अगली चीज़ होगी, लेट, जिसको ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है, लेट द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ पाइप और ट्यूब इज P, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस जो है, ये मान लो ये वाला एंड और ये वाले एंड के बीच में प्रेशर का डिफरेंस P है, तो फोर्स क्या लगेगा, P इंटू ए। इस सेल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये बड़े सेल की भी हमें बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें किस सेल की बात करनी है, ये जो दो सेल हैं, इन दो सेल की बात करनी है ना। उन दो सेल में से हमें जो छोटा वाला सेल है उसकी पहले बात करनी है, ठीक है। तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू P इंटू ए। बट अभी किसका एरिया लेंगे हम, किस पे फोर्स निकालने की बात कर रहे हैं हम, इस सेल पे फोर्स निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या लगता है कि इस सेल का एरिया क्या होगा, ये जो ट्यूब है इसमें प्रेशर P है, तो ये जो इसका एरिया, तो ये वाला एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर क्या है यहाँ पर एक्स है, तो ये तो होगा P इंटू पाई
एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? इस सेल में राइट हैंड साइड में लग रहा है। तो इसको ऐसे समझ दो अब कि ये जो सेल था हमारा, अंदर छोटा वाला सेल था ऐसे, ठीक है, इसमें एक फोर्स लग रहा है ऐसे प्रेशर डिफरेंस के कारण, और एक फोर्स लग रहा है ऐसे ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, और इसकी वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1, इसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी स्टडी फ्लो बनता है। ठीक है, जैसे वो होता है ना कि अगर तूने 9-10 में पढ़ा होगा कि मान ले ये एक मास है 10 mkg का, इसमें नीचे लग रहा है mg, और इसको मैं अपने हाथ में उठा रहा हूँ और मेरे को इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, mg का ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। तो वैसे ये वाला केस भी है। तो अब हमें बस इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट लिखना, फॉर स्टडी फ्लो, द ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो फोर्स उसको आगे को ले जाना चाह रहा है, द ड्राइविंग फोर्स हैज़ टू बी equal to the ड्रैगिंग और द विस्कस फोर्स। और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन तो ऑपोजिट होगी मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, अब इन दोनों को तो इक्वल कर दे, पी पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर फोर्स क्या था 2 पाई एक्स ईटा एल डी वी बाई डी एक्स था। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है सिंपल यहाँ पर, बट हियर यू हैव टू थिंक और you have to be very careful at this point that when you are going from the axis to the surface, the velocity decreasing, that is dv, that is change in the velocity with respect to change in the distance along x-axis is negative। ठीक है, तो उस नेगेटिव साइन को कॉर्पोरेट करने के लिए यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बुक ने गलत बता रखा है। बुक ने बोल रखा है कि डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव साइन आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे तो लगाना पड़ेगा ऐसे ही। रीज़न क्या है इसका, सिंस dv बाई dx इज नेगेटिव, ठीक है, सो for positive value, f equal to this, meaning f equal to this। ठीक हो गया, और इसको ना भी लिखो तो चलेगा। तो ये नेगेटिव साइन का इशू था, ये मेरे को समझने में भी टाइम लगा कि ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि बुक में लिखा है कि भाई दोनों फोर्स ऑपोजिट है, तो नेगेटिव साइन क्यों लाना है उसमें, एक को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, एक को राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो ये रीज़न है उसका। ठीक है, नेगेटिव साइन आने का रीज़न ये है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है वो यहाँ पर ऐसे बन जाएगी नेगेटिव साइन करके। नाउ यू कैन राइट इट दिस वे, 2 पाई एक्स ईटा एल डी वी बाई डी एक्स p pi x square। Now we just take dv at one side and all the rest of quantities in the right hand side, 2 pi x eta l times dx, नेगेटिव साइन, पाई से पाई कैंसिल, x से एक्स स्क्वायर का एक x कैंसिल, तो क्या बचा माइनस का p ओवर 2 eta l x dx। Now integrate. Again, be very cautious about integration. You have to be careful that how to put the limits,
look at the diagram is very important here. x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी हाईएस्ट है, x इक्वल टू r पर जो इसकी रेडियस है ट्यूब की, वहाँ पर वेलोसिटी 0 है. बट व्हाट डू वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ x. हमें इस वाले सेल की वेलोसिटी पता करनी है. यहाँ पर जो ये सेल है, ये सेल x पर जो सेल है उसकी क्या वेलोसिटी होगी. तो लिमिट रखते वक्त क्या हमें ध्यान देना है कि जब x इक्वल टू r है तो वेलोसिटी इक्वल टू 0 है. जब x इक्वल टू x है तो वेलोसिटी मान लेते हैं v है. तो ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन v बनेगा. लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन यू हैव टू थिंक क्या बनेगा, x का x² 2 हैविंग लिमिट r से लेके x तक. तो ये क्या निकल के आएगा, p अपॉन माइनस का p अपॉन 4 ईटा l x² माइनस r². दिस इज़ द फॉर्मूला. अगर आप नेगेटिव साइन को अंदर ले जाते हो, ये फंक्शन क्या निकल के आएगा, p अपॉन 4 ईटा l r² माइनस x². दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द सेल एट द x डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस. राइट. तो ये क्या निकला, ये पता होना चाहिए कि तुम निकाल के आ रहे हो. बस फॉर्मूला आ रहे हैं लेकिन तुम रटे जा रहे हो, रटना पड़ेगा अदरवाइज. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ imaginary cell at distance x from axis. एंड मैंने बोला था ना कि वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू x². यहाँ पर माइनस x² है बाय द वे, लेकिन पैराबोला की इक्वेशन यही होती है ना, तो इसीलिए ये यहाँ पर सही आ गया आंसर. इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पैराबोलिक होता है. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर मास्टर थोड़ा क्लेवर होगा, थोड़ा स्मार्ट होगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि प्रूव दैट द फ्लूइड फ्लोइंग इन सिलेंड्रिकल सेल और ट्यूब इज there the velocity distribution is parabolic. But I don't know about the teacher, but yeah, this is the one of the possibility to ask a question. या इसको वेरीफाई कैसे कर सकता है, देख हमें पता है कि x इक्वल टू आर पर वेलोसिटी 0 होती है, तो इस फॉर्मूला में x इक्वल टू आर रखेगा तो क्या आएगा, देख r² माइनस r² इक्वल टू 0. और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये p r² 4 ईटा l. तो ये चीज़ें भी कर सकता है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो हमने एक चीज़ तो ड्राइव कर ली कि भाई वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो भाई पैराबोला ही होता है. ठीक है. नाउ हमारा अगला गोल ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो. ठीक है. तो हमने एक x पर मान रखा है इमेजिनरी सिलेंडर, और हमने x प्लस डी पे मान रखा है इमेजिनरी सिलेंडर. ठीक है. ये हमने दो चीज़ें मान रखी हैं. अब हमें पता है कि भाई इस जो है ट्यूब से फ्लूइड फ्लो कर रहा है. बड़ी ट्यूब तो बाहर थी ऐसे, तो इससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे. राइट. सिलेंड्रिकल सेल्स के फॉर्म में. तो अब हमें देखना है कि इन दोनों सेल्स के बीच का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, पहले ये देखना है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ये तूने 12th में पढ़ा होगा. क्रॉस सेक्शन ये है तुम्हारा x पर. क्रॉस सेक्शनल एरिया बीच में, इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा तेरा, सोचना एक बार वीडियो पॉज करके. ये डिस्टेंस x है तो ये होगा 2 पाई x dx, क्योंकि ये dx डिस्टेंस वेरी करिए. ऐसे ये ऐसे देख ले इसको, x और ये dx. ठीक है. फाइन. क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया. हमें क्यों निकालना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम पहले ये पता करेंगे कि भाई ये जो ये दो सेल्स हैं बहुत आपस में नज़दीक में, इनसे कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, इस पूरे वॉल्यूम से कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है. किस वॉल्यूम से, इस वॉल्यूम से. ये अंदर वाले नहीं, ये जो इनके बीच में जो ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है. तो ये तो हुआ एरिया. और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया टाइम्स लेंथ. ठीक है. अब हम बोलेंगे वी विल आस्क
what is the volume of fluid? What is the volume of fluid flowing through this area? ये क्या स्पेलिंग लिख रहा है थ्रू की? डीजे, थ्रू दिस एरिया हम पर सेकेंड. ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ध्यान देना. व्हाट इज द, हम क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया पर सेकेंड. तो ये था एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया था. तो एक सेक और लिक्विड की स्पीड कितनी है v. तो एक सेकंड में लिक्विड कितनी, यानी कि एक सेकंड में लिक्विड कितनी डिस्टेंस तय करेगा v. अगर वेलोसिटी v है तो एक सेकंड में v भी तय करेगा. तो यानी कि ये जो पूरा एरिया था, इस एरिया में एक सेकंड में कितना पानी, ये जो एरिया मतलब ये जो वाला ये क्रॉस सेक्शन एरिया था, इस एरिया में से कितना पानी होगा एक सेकंड के अंदर. पानी मतलब लिक्विड. एक सेकंड में कितना पानी होगा, कितना वॉल्यूम होगा उस पानी का. 2πx dx तो एरिया था, लेकिन अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमें लेंथ से मल्टीप्लाई करना है. वो भी एक सेकंड में कितना लेंथ होगा, वो v होगा, है ना, ये v. तो ये जो वॉल्यूम है वो है पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड. और यही तो रेट होता है. रेट का मतलब क्या है कि रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. हम बोलते हैं कि कोई बॉलर 160 किलोमीटर की स्पीड से बॉल डाला, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डाला, यानी कि एक आवर में वो कितना डिस्टेंस तय करेगी, वही है. तो ये वॉल्यूम जो है वो रेट है वॉल्यूम का, कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम जाएगा, वो ये है. किससे जाएगा, इस सेल से जाएगा. लेकिन हमें किससे निकालना है, पूरे जो बहुत बड़ा वाला हमारा ट्यूब था, यानी कि नैरो ट्यूब था, उससे निकालना है. तो ये जो वॉल्यूम था ये इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम है, इसलिए इसने डी क्यू बोल रखा है, 2πvx dx. लेकिन हमें पूरे वॉल्यूम से निकालना है, जो बहुत जो नैरो ट्यूब है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी क्यू को इंटीग्रेट कर देंगे, और 2πvx dx को इंटीग्रेट कर देंगे. और हमने v ऊपर निकाल रखा है, 2π को बाहर निकाल ले, कॉमन आउट, और v की वैल्यू रखेगा तो क्या आएगा, ये v की वैल्यू है तेरी p/4 ईटा l r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और एक x बाहर है तुम्हारा, ये dv बना. तो ये इंटीग्रेशन ही है बस. पहले सारे कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो 2πp/4 ईटा l r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डी इंटीग्रेशन dv कैसे हो गया, यहाँ पर dx है ना, dx. फाइन. अब इंटीग्रेशन की लिमिट दोबारा से देखनी पड़ेगी. देख जब तुम्हारा हमें पूरे नैरो ट्यूब की बात करें. नैरो ट्यूब कहाँ से कहाँ तक जाता है, x=0 से x=r तक. हमें पूरा ट्यूब कवर करना है, तो ये भी 0 से q बन जाएगा पूरा कंप्लीट के लिए. क्योंकि हमने पहले किसकी बात की, हमने पहले छोटे से एक इमेजिनरी ट्यूब की बात करी, लेकिन हमें पूरे ट्यूब में से निकालना है. तो x=0 है यहाँ पर, और x=r है यहाँ पर. तो ये लिमिट रखो, ये इंटीग्रेशन यहाँ का q हो जाएगा, dq का q हो जाएगा, और ये 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो 2 ईटा l. इंटीग्रेशन निकल के क्या आएगा देख, x का x²/2 यानी कि r³/2, और यहाँ से r4/4. फाइन. नाउ इफ यू वेट, ये r4/2 आएगा ना, क्योंकि ये x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, तो और r रखेगा तो r²/2 आ जाएगा. तो ये वैल्यू क्या आई, πp/r, ये तुम्हारा बना 8 ईटा l r4, ये बना q. यानी कि इतना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो हो रहा है उस बड़ी ट्यूब में से. और यहाँ से ये तुम रीअरेंज करके ईटा का फॉर्मूला निकाल सकते हो. ईटा = 8ql/πp
सॉरी उल्टा हो गया, पाई PR4 8QL ऐसे। तो हमें विस्कोसिटी का फॉर्मूला पता चल गया और इसका फॉर्मूला पता चल गया। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव चीज़ है। देख मान ले तुझे कोई फ्लूइड की बात करनी है और तुझे पता नहीं कि फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, और तुझे ये सारी चीज़ें पता है कि ट्यूब की डायमेंशन तेरे को पता है कि ट्यूब कितना लंबा है और कितना पतला है, और प्रेशर तू नाप सकता है इंस्ट्रूमेंट से, और कितना फ्लो निकल कितना पानी बाहर आ रहा है वो भी तू नाप सकता है। तो ये चीज़ें नाप करके तू इसकी विस्कोसिटी निकाल सकता है, जो फ्लूइड की विस्कोसिटी तेरे को पता ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। और ये तो है ही फॉर्मूला कि अगर तेरे को उल्टा स्पीड पता करनी है तो स्पीड कितनी होगी। तो इतना सही है। थोड़े से स्टेप्स यहाँ पर ध्यान देने वाले क्या हैं कि एक जो इमेजनरी ट्यूब है उस पहले हम उस इमेजनरी ट्यूब से कितना वॉल्यूम निकल रहा है पर सेकंड वो निकाल रहे हैं। उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद पूरा निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, तब जाके हमें टोटल चीज़ मिलती है। और दूसरी चीज़ है नेगेटिव साइन बड़ा क्रूशियल था यहाँ पर। अगर नेगेटिव साइन नहीं होगा तो ये इक्वेशन में यहाँ पर ये एक नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन वो दिक्कत करेगा क्योंकि हमें जो ये पैराबोला की इक्वेशन थी ना वो उल्टी हो जाएगी इक्वेशन। ये ऐसा था ना पहले, वो क्या कैसे बनेगा पता है, फिर वो ऐसे बनेगा। तो इसलिए नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट है। फाइन।